गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने अपनी पहली क्लास के अंदर टोपी शुक्ला चैप्टर जो कि राही मासूम रजा द्वारा लिखा हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टोपी और इफ़न की गहरी मित्रता थी, दोनों पक्के दोस्त थे और इफ़न की दादी जितनी अच्छे स्वभाव की थी उतनी ही टोपी की दादी जो है गुस्से वाली थी और टोपी अक्सर कर ये चाहता था कि वो इफ़न की दादी को बदल ले और अपने घर पर इफ़न की दादी लेकर के आ जाए। और इसी बीच में दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इफ़न की दादी जिससे उनको गहरा लगाव था इफ़न और टोपी को, वो दादी गुजर जाती है और इफ़न तो अपने घर चला जाता है लेकिन टोपी बिल्कुल अकेला रह जाता है और वो रोता है। और शाम के वक्त जब वो घर में जाता है इफ़न के यहाँ, तो वो देखता है कि पूरे घर में सब लोग बाग हैं लेकिन इफ़न की दादी वहाँ नहीं है, जिससे उसको गहरा लगाव था वही दादी वहाँ पर नहीं है और वो बहुत ही दुखी होता है और घर उसको खाली खाली सा लगने लगता है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। इफ़न भी इधर दुखी और टोपी भी इधर बिल्कुल अकेला और उनको लगता है कि क्या नाम है, मेरी दादी मरी। इफ़न की दादी मरी। ऐसे ही अगर टोपी सोचता है कि अगर इसकी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता, और ऐसा उसके दिमाग में आता है और वो कहता भी है, लेकिन इफ़न इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि इफ़न को इसका कोई जवाब आता ही नहीं था। आगे की चैप्टर आगे के बारे में देखो। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती हो। टोपी ने कसम खा ली कि मैं ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगा जिसके पिताजी की ऐसे बदली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दिन ऐसा दिन था जिस दिन इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और इफ़न वहाँ से उस दिन चला गया और टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। पहले दादी का शांत होना जो उसके कष्ट को बढ़ा रहा था और बाद में इफ़न का भी चला जाना। तो 10 अक्टूबर सन 45 का वो दिन था जिस दिन उसने कसम खाई कि वो ऐसे किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा। ये दिन जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके पिता का जो है उस समय तबादला हो गया था और वो वहाँ से बदली होकर के मुरादाबाद चले गए थे। उनके बाद उनकी जगह दूसरे कलेक्टर साहब आए जिनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके भी 3 लड़के थे, डब्बू जो कि बहुत ही छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डू जो बराबर का था लेकिन वो केवल अंग्रेजी ही बोलता था। इन तीनों बच्चों से उनका इतना अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि तीनों ही अंग्रेजी बोलते थे और केवल इफ़न के घर जाने की वजह से उस मकान के अंदर जो माली और चपरासी जो थे वो टोपी को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो उस बंगले में चला गया। वहाँ पर बीलू, गुड्डू और डब्बू जो है तीनों ही क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट मारी, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई और उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। उसने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि बलभद्र नारायण, ऐसा टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया कि तुम्हारे फादर कौन हैं? भृगु नारायण, टोपी ने बोला कि मेरे पिता का नाम भृगु नारायण है। ए बिल्लू ने एम्पायर को आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? क्या चपड़ासी है? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा कि शहर के मशहूर डॉक्टर है। क्या कहा? वो शहर के मशहूर डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बिल्लू बोला कि ये तो धूर्त चालाक सा दिखाई दे रहा है। ए टोपी अकड़ गया। तनी जबनियाँ संभाल के बोलो और एक लफ्ज़ में नाचे लगी हो। अगर एक थप्पड़ पड़ गई ना तो नाचने लगोगे। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया और टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा और परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने उसे एल्सेशन को सुस्कार
दिया। उसको 7 सुइयाँ उसके पेट में लगी और टोपी के होश ठिकाने आ गए और वो उस दिन से उस घर का रास्ता भी भूल गया। उसका मित्र इफ़न तो जा चुका था, लेकिन इन तीनों से भी वो दोस्ती नहीं कर पाया। अब उसको प्यार का सहारा देने के लिए उसके पास कोई नहीं बचा। पहले एक दादी थी, इफ़न की दादी, जिसके पास वो बैठा करता था, अपने दिल की बात किया करता था, कुछ अपने दिल के राज इफ़न को बताया करता था। लेकिन दादी गुजर गई और इफ़न भी चला गया और इन दोस्तों से वो दोस्ती नहीं कर सका। अब एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसके दुख दर्द को समझती थी। अब इफ़न सीता की छाया में पलने बढ़ने लगा और सीता से ही अपनी सारी बात कहने लगा, अपना दुख दर्द हल्का करने लगा और कई बार उसी के पास जाकर के वह बैठ जाया करता था और उसको ही सब बात बता दिया करता था, क्योंकि घर के जितने भी बड़े लोग थे, छोटे थे, सब उसको डांट दिया करते थे। और इस समय में उसका साथ देने के लिए केवल सीता ही थी जो कि उसका साथ दिया करती थी और उसको काफ़ी उससे लगाव भी हो गया था। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव जो था उसके दाज करने पर वह बहुत पीटा तो सीता ने उसे कोठरी में ले जाकर समझाना किया। एक बार भैरव बाबू से उसकी बहस हो गई और छोटे ने भी उसको डांटा, मुन्नी बाबू बड़े ने भी डांटा, भैरव से भी उसकी लड़ाई हो गई। उस समय सीता ही जो थी उसने उसको समझाया कि तुम इनसे बहस मत किया करो, उनसे लड़ाई वगैरह मत किया करो, तुम चुप हो जाया करो, उसको समझाया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था। सर्दी के दिन थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला और टोपी जो था उसको मुन्नी बाबू का पुराना कोट दे दिया गया। कोट हालांकि वो मुन्नी बाबू के लिए बिल्कुल नया बना था, लेकिन मुन्नी बाबू को वो कोट पसंद नहीं आया था। कोट नया था, वरना मुन्नी बाबू के लिए था, लेकिन मुन्नी बाबू को कोट पसंद नहीं आया, इसलिए टोपी को दे दिया। लेकिन वो बना मुन्नी बाबू के लिए था, इसलिए ये बात टोपी को अखर गई कि बना तो ये मुन्नी बाबू के लिए है और मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया तो मैं इस कोट को क्यों लूँगा। तो उसने वापस मना कर दिया कि मुझे ये कोट नहीं लेना है और उसने कहा कि ये तो मुन्नी की उतरन है और मैं इस कोट को नहीं लूँगा। टोपी ने ये कोट उसी दिन उसको वापस दे दिया और उस समय गुस्से में आकर के उसने वो कोट किसको दे दिया, जो वहाँ पे नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया और नौकरानी के बच्चे को दी हुई चीज़ वो वापस कैसे ले सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि अब टोपी क्या करेगा, जाड़ा खाएगा, अब वो सर्दी में रहेगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। जो उसकी टोपी की जो दादी थी उसने बोला कि तुम जाड़ा वाड़ा नहीं खाओगे, तुम जूते खाओगे। तब उसने बोला कि जूते खाने की चीज़ नहीं होती है दादी, जूते तो पहने जाते हैं। दादी से बदतमीज़ी करने के लिए मुन्नी बाबू उसके ऊपर बिगड़ गए। तो कहा हम क्या इनकी पूजा करें, उसने कहा तो हम क्या करें, इनकी पूजा करेंगे। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी जो उनकी माँ थी टोपी की, उन्होंने इसे पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गए बाई, सीता ने कहा। तुझे दादी के साथ टर्राव नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि तुम 10वीं क्लास में आ गए हो, 10 साल के हो गए हो, तुझे दादी के साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। 2 साल तो वह फेल ही हुआ और 90 में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे। जब वो पहली बार फेल हुआ था टोपी, उस समय वह इंटरमीडिएट में 10th क्लास में वो फर्स्ट आए थे और भैरव उस समय 6ठी क्लास में था। सारे घर के लोगों ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया था। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, ऐसी बात नहीं थी कि वो गाउदी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता था तो मुन्नी बाबू को कोई न कोई काम बता दिया जाता और राम दुलारी को कोई भी चीज़ मंगवानी पड़ती तो नौकरानी नौकरों से वो नहीं मंगवाती थी, बल्कि वो टोपी से ही कोई काम जो है कहा करती थी। और टोपी हमेशा घर के कोई सामान लाने में और किसी न किसी काम में ही उलझा रहता और वो पढ़ नहीं पाता।
भैरव ने उसकी कॉपियों से हवाई जहाज बना करके उड़ा डाले थे और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। जब वो दूसरा साल में था जब उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वो 3rd डिवीज़न में पास हो गया। ये 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। वो कलंक लग गया उसके ऊपर और हर कोई उसको टोकने लगा। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया और साथी उससे आगे निकल गए, वह पीछे रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। सभी दोस्त उसके साथ हंसी उड़ाया करते थे और वह उनके साथ बैठने में बड़ा अजीब महसूस करता था और वो उन बच्चों के अंदर कमज़ोर बच्चा लगा करता था। अधिकतर टीचर जो है वो भी उसकी मिसाल दिया करते थे और कहा करते थे, क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। और इस प्रकार से टीचर उसका नाम लेकर के उसको सुनाया करते थे। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले जो होते थे वो पिछले साल की 8वीं क्लास के बच्चे हुआ करते थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब वो 51 में भी उसी 9वीं दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी के लोंदे की तरह हो गया, क्योंकि अब वो 10वीं में अब वो कोई दोस्त जो है उसके सारे आगे निकल गए थे और वो 8वीं वाले जो थे वो उसकी क्लास में आ गए थे जो 10वीं में थे। 7वीं वाले उसके साथ थे और उनके बीच में वो बिल्कुल अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी वो अकेला हो गया था। घर में भी वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करता था, कोई उसका ध्यान नहीं रखता था और स्कूल में भी वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके साथ वाले सारी आगे की क्लासों में चले गए थे। वो अपने बिल्कुल अकेला रहने की वजह से उसका दिमाग नहीं लगता था और उसके अंग्रेजी साहित्य के जो मास्टर जी जो थे वो हमेशा कहते थे कि 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो अब सारे जवाब आ जाने चाहिए। जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते और वो हाथ उठाता तो हमेशा अंग्रेजी वाले जो अध्यापक थे वो यही कहते थे 3 साल से इस क्लास में बैठे हो, अब तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। इस तरह से उसको कहा जाता था और कहते थे कि इन बच्चों को तो अगले साल इस क्लास में आगे जाना है, तुम तो वापस अगले साल भी यहीं बैठोगे, तुम्हें अगले साल पूछ लेंगे। और इस प्रकार से उसके काले रंग पर लाली छा जाती और वो शर्मा जाता और सारे बच्चे जो है उसको देख करके हंसने लगते और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह ही बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद जो थे उन्होंने भी उसके ऊपर तीर मारा। टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र अबे हम लोगों में का गुस्ता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम तो लोग आगे निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन्हीं सबन के साथ तुम्हें रहना है। वह टोपी के ये वाली बात जो है टोपी के आर पार उतर गई और वो सोचने लगा कि चाहे मुझे टाइफाइड हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह से मुझे इस बार पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में भी कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। लोगों का आना जाना चालू हो गया पिताजी के चुनाव में खड़े होने की वजह से। वो हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता और वो पढ़ नहीं पाता। वह तो अब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब जाकर के घर में सन्नाटा हुआ। जब उनकी जमानत जब्त हो गई, जब वो नीचे बैठ गए, तब जाकर के वापस उसने अपना पढ़ना चालू किया। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास तो हो ही गया। और इस तरह से वो उस क्लास में वो पास हो जाता है। और टोपी की जो शर्मिंदगी थी वो शर्मिंदगी हमेशा के लिए उसके जीवन में बनी रहती है और वो सोचता है कि परिवार में कोई भी उसका नहीं है, मित्र भी उसका नहीं है, विद्यालय में उसका कोई नहीं है। और इस प्रकार से वह तीसरे साल में तीसरे दर्जे में पास होता है और आगे निकल जाता है। इसके आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी इस कहानी के अंदर नहीं दी गई है और इस कहानी को पढ़ने पर कुछ अधूरा सा लगता है।
लेकिन टोपी शुक्ला जो है इस समय पास हो जाता है और इस प्रकार से टोपी और इफ़न की मित्रता जो है वहाँ पर टूट जाती है और टोपी आगे धीरे धीरे करके वो पढ़ता रहता है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर आपको जो पहले PDF जो थी उसमें भेज दिए गए हैं, जब आपको भाग 1 पढ़ाया था, और इसके सारे क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। थैंक यू।